चलो यस यस अब अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो एक बच्चा है वो हमको जैसे हम पहले बताया कि इसका जो 3 है वो प्राइमरी है, तो पहला स्क्वामस था, दूसरा क्यूबॉइडल था, और जो तीसरा है वो कॉलुमनर है। ठीक है, उसी का कुछ और मॉडिफिकेशन है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग कॉलुमनर क्योंकि समझ कॉलुमनर एपिथेलियल जो है, हम पहले बता चुके थे कि एपिथेलियल टिश्यू को जो क्लासिफाई किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है, तो ये कैसे किस बेसिस पे किया है, एक तो उसका फंक्शन, दूसरा उसका मेन जो है वो है टिश्यू के सेल का शेप के हिसाब से। क्या हम बताए कि टिश्यू जिस सेल से बना है उसके शेप एंड साइज और जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? कॉपी लेना तेरे को। इधर सुनो, कान पहले में लगा। अपना माइक ऑफ करो, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, माइक ऑफ करो। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो सेल है उसका शेप एंड साइज के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड किए थे या क्लासिफाई किए थे। तो इस कॉमर्स में हम क्या पढ़े थे कि पॉलीगोनल टाइप से दिखता है, अगर हम देखते हैं तो ऐसे वो जो है वो तो तुमको गुरुदेव मिलेगा तुमको। करता है। किसी का माइक ऑफ है, ऑनर ऑफ करो माइक। मजा आ गया। एक पप्पी दे दो। चार्ज करना हो, लेकिन अगर मैं ये माइक ऑफ करो। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ क्या बोल रहे थे कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल में तुम्हारा स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल, तो उसमें दोनों को देखे कि उसका जो सेल का शेप एंड साइज उसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे फर्स्ट में याद रखना कि स्क्वामस में जो था वो पॉलीगोनल शेप था और वो सरफेस व्यू से एक सीट लाइक एक मोजाइक विजन दिखता था। क्यूबॉइडल में जो था वो क्यूब लाइक था। कॉलुमनर भी इसी के नाम के हिसाब से दिया गया, आई मीन इसके शेप एंड साइज के हिसाब से दिया। कॉलुमनर का मतलब होता है पिलर लाइक सेल, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस होगा एट द बेस। एट द बेस कहने का मतलब ये बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम लोग उसके पहले जो पढ़े थे क्या पढ़े थे कि सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफरेंसेस है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, बस उसको याद रखोगे 2-3 पॉइंट तुम्हारा तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में कॉलमनर एपिथेलियम में हम क्या होता है कि वो पिलर लाइक बोल सकते हो, या फिर उसको हम लोग टॉलर लाइक बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको सिलेंडर बोलते हैं, बहुत सारा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा क्या, उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा बट एट द बेस, मतलब बेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका हम लोग फिगर से समझते हैं। सबसे फर्स्ट में हम क्या बताएं कि इसका जो सेल का शेप होगा वो पिलर लाइक या फिर टॉलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से। तो ये देखो पिलर लाइक दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज हम क्या बताएं, इसका जो न्यूक्लियस होगा वह कहाँ पे होगा, वो बेस पे प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा, बेस पे प्रेजेंट होगा। और ये तो सेल है, तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू का एक और चीज है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है। तो नीचे में जो है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसको थोड़ा लेवल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आउटर लेयर है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ये जान रहे हो तुम लोग। ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है नीचे में, और नीचे वाला जो पार्ट है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये चीज है। ठीक है, यही है इसका मेन कॉलुमनर का। ठीक है, तो कॉलुमनर जो होता है वो मेनली सिक्रीशन वगैरह का काम करता है। और इसी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम इसके में मॉडिफिकेशन भी बता रहे थे कि कॉलुमनर सिलिएटेड कब बन जाता है। तो इसमें जो फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब इसमें डेवलप कर जाएगा, एकदम स्मॉल थ्रेड, बहुत लंबा नहीं हुआ, स्मॉल थ्रेड लाइक जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ये और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे रहता है, एक सिक्रीट करता है और एक एक्सचेंजिंग या फिर मूवमेंट का काम करता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह का भी ये काम कर लेता है, करता है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में जैसे ग्लैंड में प्रेजेंट होगा या किडनी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होगा, तो इसका लोकेशन
सेम रहेगा, जहां कॉलमनर होगा मैक्सिमम केस में यही देखा गया, जहां कॉलमनर होगा वहां पे सिलिएटेड होगा ही होगा, इस तरह से है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको जो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ग्लैंड्स वगैरह में बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्लैंड जो है सिक्रीशन का काम करता है, और सिक्रीशन के बाद उसको मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो वो सब जैसे फॉलोपियन ट्यूब में गैमेट निकलता है, गैमेट को मूव करना तो सिलिएटेड होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ है जो मूवमेंट या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे एब्जॉर्प्शन का भी काम कर लेता है, कुछ कुछ जगह पे वो सिक्रीट भी कर लेगा। मतलब इसका बहुत सारा फंक्शनिंग है, 2-3 फंक्शनिंग हो जाता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? तो अगर सिलिएटेड हो गया, अगर सिलिएटेड प्रेजेंट है, आई मीन सॉरी सिलिया प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड। और अगर इसमें सिलिया नहीं है तो कॉलमनर। बाकी वाला स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों में सेल पिलर लाइक या टॉल या सिलेंडर लाइक होगा, और न्यूक्लियस जो है वो बेस में दोनों में प्रेजेंट होगा। तो दिक्कत, रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई करो, तो प्रॉब्लम समझ में आए? ठीक है, अब देखो ग्लैंडुलर, इसके बाद हम लोग ग्लैंडुलर पढ़ने वाले थे। तो ग्लैंडुलर में हम क्या बताए कि जो टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होके ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया, मॉडिफाई होके ग्लैंड बन गया, वो ग्लैंडुलर टिश्यू में है। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन में काम करता है। तो हम लोग का जो सिक्रीटरी ऑर्गन है, या तो हम लोग का या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड या तो इंडोक्राइन ग्लैंड, दो ही ग्लैंड है, एक एंजाइम रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। तो ये जहां पे भी होगा वो सिक्रीट ही करेगा, तो इसलिए इसको ग्लैंडुलर बोला गया। दूसरा चीज क्या है कि बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो ना एंजाइम सिक्रीट करता है ना हार्मोन, वो अलग ही सिक्रीट करता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जैसे हम लोग के बॉडी में जो स्वेटिंग होता है, वो स्वेट ग्लैंड जो स्किन में प्रेजेंट होता है वो स्वेट ग्लैंड होता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लैंडेड एपिथेलियल टिश्यू का वो एक तरह का एग्जाम्पल है। दूसरा मेमोरी ग्लैंड, अब देखो इसमें भी यूनिसेलर मल्टीसेलर टाइप का होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। तो मैक्सिमम में ग्लैंड जो है या तो हार्मोन निकालेगा या तो एंजाइम निकालेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ ऐसा ग्लैंड है जो अदर सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो एसेंशियल है। जैसे मान लो हम स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं, कोई बता सकते हो कि गर्मी के दिन में ज्यादा स्वेट ग्लैंड एक्टिव क्यों होता है, ठंडा के दिन में नहीं होता है, कम होता है, ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकते हो क्यों स्वेट ग्लैंड आई मीन स्वेटिंग रिलीज होता है बॉडी से? हम लोग के बॉडी से या मैक्सिमम जो जितने भी मैमल्स हैं वो लोग जो है स्वेट ग्लैंड उसमें प्रेजेंट था, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शन का तो बात ही छोड़ दो, एक्सेप्शन है नहीं। ठीक है, तो किसमें नहीं है वो भी हम एग्जांपल बता देंगे, बट पहले जो मैक्सिमम मैमल्स में स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड का क्या काम है? कोई आंसर दो, किसी को कुछ पता है, बता सकते हो तो बताओ, या फिर हम बताएंगे। ठीक है, देखो नहीं पता किसी को, चलो ठीक है हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग का जो बॉडी है वो ऑलवेज एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऑलवेज। अगर टेम्परेचर बॉडी मेंटेन नहीं करेगा तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वो हम लोग 10th में पढ़ना। बट अभी इतना समझ लो कि हम लोग का बॉडी, इवन कोई भी ऑर्गेनिज्म को, बॉडी को अगर सही से काम करना है तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो करना पड़ेगा उसको, चाहे वो एनवायरमेंट के थ्रू अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो करते रहता है। जैसे फिश वगैरह में वो पानी में रहता है, ठंड हो गर्मी हो पानी में रहता है, लेकिन वो अपना जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो अपना टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन कर सकता है खुद ब खुद टेम्परेचर, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में क्या हम लोग स्वेटर पहनते हैं? नहीं पहनते। ठंडा के दिनों में हम लोग अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए स्वेटर पहनते हैं, हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल कुछ भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको जरूरत नहीं, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हम बताए क्या कि टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं हुआ, आई मीन नहीं कर पाए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है जो कॉमन सब कोई जानते हो और देखे भी होगे कि और हमको इसमें रिप्लाई चाहिए, ठीक है ना? तो हमको मतलब तुम लोग समझे कि नहीं समझे इसका रिप्लाई चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग सबसे पहले ये तो हम लोग किसी को बुखार आ जाता है, अभी कोरोना वायरस को दिमाग से हटा देते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको सोचोगे तो डर ही लगेगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है।
सबसे सिंपली कि किसी को भी अगर बुखार आता है या बोलते हैं कि ज्यादा बुखार हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसके माथा में हम लोग पानी का पट्टी डालते हैं या फिर पानी डालते हैं ताकि क्या कर सके वो टेम्परेचर डाउन कर सके। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हाँ टेम्परेचर। अच्छा, अगर मान लिया जाए टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो बोलता है कि मान लो 103 डिग्री चला गया, बुखार 104 डिग्री चला गया, 105 103 के बाद अगर जाता तो बोलता है क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है वो डेथ कर जाए। ऐसा हम लोग सुनते हैं और ये होता भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पे बढ़ रहा है, जिसके कारण बॉडी का जो ऑर्गन है वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में। क्या रीजन है? अभी इतना ध्यान रखो, 10th में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि पहला ही चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ एक वर्ड है, वहाँ एक वर्ड यूज किया है, अभी बता देते हैं, बायोकैटलिस्ट करके वहाँ यूज है। तो इसमें ये दोनों बहुत एक दूसरे से लिंक है, इसी के कारण ऐसा होता है। तो हम क्या बता रहे थे, टेम्परेचर को डाउन करवाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो फिर बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें तो बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वो नॉन फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, सिंपल है, अगर वो फंक्शनिंग नहीं करेगा उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होना ही होना है। और पूरे बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है, पूरे बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जो भी सेल है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, जिससे आदमी या ऑर्गन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, जैसे गर्मी का दिन में हम बात करते हैं, गर्मी के दिन में क्या होता है कि एक तो इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसको घटाने के लिए बॉडी एक मैकेनिज्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेटिंग मैकेनिज्म। अब तुम लोग ये फील कर सकते हो कि कभी भी तुम लोग, जैसे मान लो बाहर से आता है, बाहर से आओगे जिसको स्वेटिंग ज्यादा होता है, ठीक है, स्वेटिंग ज्यादा होता है, वो देखना फैन में आ जाओ या फिर नॉर्मल वो जो स्वेट होता है उसको अगर हम सुखा दे, ड्राई कर दे अपने बॉडी से, अपने आप देखना कुछ देर का जैसे ड्राई होगा उसका थोड़ी देर बाद तुमको अपने आप वहां से कूलिंग इफेक्ट दिखेगा कि अंदर थोड़ा ठंड, मतलब टेम्परेचर डाउन। कूलिंग मतलब कहने का ठंड नहीं लगेगा, ठंडा फील होगा कि हाँ हमको अच्छा फील हो रहा है, ऐसा नहीं बहुत। तो हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो स्वेटिंग की वजह से होता है इन समर, गर्मी के दिनों में। ठंडा में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्मी के दिनों में हम लोग में, आई मीन ह्यूमन में, एक स्वेटिंग का मैकेनिज्म है या स्वेट ग्लैंड से ये रिलीज होता है, ठीक है, ये चीज है। इसीलिए बोला जाता है कि स्वेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्वेट ग्लैंड होता ही नहीं है, तो उसका टेम्परेचर रिलीज करने का भी तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलो, तो सिंपल है कि ग्लैंडुलर अगर हम लोग टिश्यू पढ़ते हैं, मतलब सिंपल है, वो कुछ ना कुछ रिलीज करना ही करना है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो कुछ अदर केमिकल्स हो, कुछ ना कुछ वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सा याद रखना कि एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है जो सिक्रीट करता है कुछ ना कुछ, उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें जितना भी ग्लैंड है वो सारा एग्जाम्पल हो सकता है और ये होता भी है, ठीक है। बहुत सारा, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन, जब हम लोग 10th में पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में न्यूट्रिशन आएगा, उसमें है कि स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, वहां पे टिश्यू कुछ रिलीज करता है। तो कौन रिलीज करता है? तो वहाँ एपिथेलियल का लेयर होता है, वही अल्टीमेटली सिक्रीट करता है, तो हम उसको ग्लैंडुलर भी बोल सकते हैं। बहुत कुछ है, तो बस सिंपल है, भी समझ लो कि जितना भी एपिथेलियल टिश्यू जो मॉडिफाई होकर सिक्रीट कर रहा है कुछ ना कुछ, लोग ग्लैंडुलर में रख लेते हैं या फिर हम उसको ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात यही है कि कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल है वो पिलर लाइक होगा और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस में प्रेजेंट होगा। और अगर उसी स्ट्रक्चर में सीलिया आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और ये दोनों जो है मोस्ट ऑफ द केस में डक्ट में, ग्लैंड में वहां पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? दिक्कत किसी को? चलिए रिप्लाई करो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब सबसे पहला टॉपिक दो तुम लोग, कॉलुमनर एपिथेलियम, इसका 2 नोट्स लिखा देते हैं। और फिगर यही रहेगा, सीलिएटेड को मिटा के ये सीलिया ड्रॉ नहीं करोगे, कॉलुमनर में सीलिया ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे सीलिएटेड में, सॉरी कॉलुमनर में, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, चलो थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, आज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे तो
कोशिश करें क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। फॉर्म्ड ऑफ tall pillar like cell, pillar like cell वाला point their nuclei lie in the basal part, lie in the basal part। ठीक है, तीसरा है बेसमेंट membrane are also present। ठीक है, also present। इट इज फाउंड इन, ये कहाँ का प्रेजेंट है वो लिख रहे हैं, ऑर्गन्स वेयर absorption and secretion occur। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट देयर न्यूक्लियाई लाई इन द बेसल पार्ट, बेस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिया, वही लिखा हुआ है। लाइक इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इट facilitates the movement of materials such as stomach, gallbladder, intestine, and intestinal and gastric gland। ये दोनों एक ही चीज है, इंटेस्टाइनल एक ही चीज नहीं, अलग अलग है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड वहां भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये है तुम्हारा कॉलमनर एपिथेलिया। चलो इसको नोट करो। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है, एक सेकंड कोई बात नहीं, ठीक आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये सिलिएटेड वाला भी हम साथ में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टार मार्क दिए हैं, तो उसको तुम यहाँ सिलिएटेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में लिख दिए हैं। और हम क्या तुमको बता रहे थे, सिलिएटेड अगर होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा, तो इसका काम होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूव करवाता है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, ये चीज है। ऐसा तो यहाँ पे भी मूवमेंट का काम करता है। हाँ, क्या लिखते हैं?
क्या इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल सच एज स्टोमक, गैस्ट्रिक, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड मत करो इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये जी है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं तुम लोग के लिए, सेकंड जो लाइन दिए हैं यहाँ पे तुम लोग लिखोगे कॉलमनर, सॉरी सिलिएटेड लिख सकते हो, या तो साथ में तुम स्टार मार्क करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही है इसका एक फंक्शन है। फंक्शन के बाद ये वाला फिगर में बस सीलिया डाल देना। दो फिगर बनाओगे, ये फिगर बनाना है कॉलमनर के लिए, और इसमें तुम बस कुछ मत करना, बस एक सीलिया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें डाल दो, बस ये सीलिएटेड हो गया। जब सीलिएटेड लिखोगे तो ये फिगर भी तुमको बनाना है, क्योंकि दो अलग अलग फिगर होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सर अब बहुत ब्लर आ रहा है वीडियो। ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, Yes. एक सेकंड रुको। एक सेकंड। अब देखो तो ठीक आ रहा है? नो सर, अभी भी ब्लर आ रहा है। अभी भी ब्लर आ रहा है? Yes. सर हम लोग का तो क्लियर आ रहा है। पता नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अब जो हो सकता था हम किए उसमें, अब इससे ज्यादा क्या करें। अब ठीक आ रहा है सर। ठीक आ रहा है ना? अरे कोई बात नहीं, ज्यादा ब्लर आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि ये जो अभी चल रहा है क्लासेस ना, ये क्लासेस फिर तुम लोग का अपलोड होगा तुम्हारे ऐप में, तुम लोग का श्रीवास्तव, हाँ उसमें भी तुम लोग देख सकते हो। हाँ बोलो। सर 5th पॉइंट में जो लिखे ये गॉल ब्लैडर के बाद क्या लिखे, इंटेस्टाइन के बाद? ये कॉमा है, इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तुम लोग रिवीजन करने के लिए जरूर वहां पे जाके इसको देखा करो, ठीक है। वीडियो देखने से विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर रिवीजन में भी तुम लोग को आसानी होगा। ऐसे तो सिंपल तरीका है कि आज पढ़े तो आज इसको रिवाइज करो, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ना फिर से वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हो, ताकि तुम लोग क्लास करो तो तुम लोग को पता हो रहा है, पता चलेगा कि सर क्या किस बात पे क्या बोले थे। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे तुम लोग का वीडियो अपलोड रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जाके हर एक सब्जेक्ट का देखा करो, ठीक है। इसको नोट कर लिए? हम ऊपर में 2-3 लाइन मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसका मुंह बस यहाँ पे जो है ये 2 लाइन जो हम लिख ही देते हैं ना, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे सिलिएटेड लिखो, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें फिर ये वाला, क्योंकि साथ में ही लिख दिए हैं, क्योंकि सारा कुछ इतना तो लिखने का जरूरत था नहीं, ये लिख दिए, समझ गए हो, ठीक है। उसको अपने से तुम लोग एग्जाम वगैरह में से सबसे ज्यादा जो है वो कॉलमनर, स्क्वामस एंड क्यूबाइडल के बारे में ही पूछता है, रिलेटेड बहुत कम ही पूछेगा, ठीक है। फिर भी पूछे या ना पूछे, बट इसका एक प्रॉपर वे में नोट कराना चाहिए। तो ये है, अब इसका हम फंक्शन लिख देते हैं, बस 2 लाइन का फंक्शन है, ज्यादा है नहीं। हाँ फिगर बस अलग अलग जरूर बनाना, क्योंकि फिगर से तुम लोग को बहुत कुछ क्लियर होगा। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिगर नहीं बनना होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सर इसका लास्ट जो पॉइंट सिलिएटेड टिश्यू का है। हाँ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला ना हम लिख दिए, देखो यहाँ दिख रहा है। यस सर। हाँ बस सिलिएटेड का बस एक ही पॉइंट है इसका, और एक ही फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन, ये बस यही एक फंक्शन है कि ये मूव कराता है, सब्सटेंस मूव करवाता है, वो हम लिख देते हैं।
ठीक है, और ये फिगर जरूर बनाना, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो लास्ट पॉइंट में सिंपल हेयर्स लाइक प्रोटेक्शन लिखे हैं ना? हाँ, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया ऑन द आउटर प्रोजेक्शन की सरफेस। प्रोटेक्शन सर? प्रोजेक्शन है, जे है जी, जे है, जे है, जे है, ठीक है, लो प्रोजेक्शन है। उसके बाद ग्लैंडुलर का है, उसका 2 लाइन है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसको फिगर बना लिए, फिगर बना लिए सिलिएटेड का? यस सर। हाँ ठीक है, उसको मिटा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम मिटा रहे हैं उसको, और फिर ग्लैंडुलर के बारे में लिखते हैं। ग्लैंडुलर में वैसे कोई फिगर है नहीं, ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ये दोनों पॉइंट बचा हुआ है जो सिलिएटेड का है, इसको नोट करो। ग्लैंडुलर हम बीच में लिख देते हैं, ठीक है। सर ये हाँ बोलो। सेकंड पॉइंट जो सिलिएटेड टिश्यू का लिखते हैं वो फंक्शन है उसका? हाँ, इसका फंक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर वीडियो ब्लर आ रहा है, तो सेकंड पॉइंट आप थोड़ा रीड कर दीजिए ना। ठीक है, अब ठीक आ रहा है। देखो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इट डेवलप फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दोनों एक ही चीज है। इट कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। कोई भी जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, आई मीन एपिथेलियल सरफेस होगा, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके सरफेस पे उसको सिक्रीट करता है, ठीक है। और दूसरा कुछ जगह पे ये इनफोल्डिंग होके मल्टी सेलुलर जो बोलते हैं ना, देखो ग्लैंड भी मल्टी सेलुलर है यूनिसेलुलर हो, पहले बता चुके हैं। जैसे हम एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं स्वेट ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड इज अ यूनिसेलुलर और मेमरी ग्लैंड इज अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो वही चीज है, मल्टी सेलुलर टिश्यू से वो बनता है, बस ठीक है, यही है। अब वैसा ठीक आ रहा है कि अभी भी ब्लर आ रहा है, बताओ। सर ठीक है। ठीक। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसको जल्दी फटाक से उतारो।
हो गया? यस सर। नो सर। अरे जल्दी करो जी। जल्दी 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 जल्दी। सर बोलो। सम टाइम देयर इज अ क्या लिखे हैं? इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम। ठीक है। एनसीईआरटी सबको ले लिए हो? सारे को एनसीईआरटी ले लिए हो? यस सर। हाँ, उसको रीड करो, देखो क्या छुटा क्या है, ठीक है ना, क्या तुमको नया चीज इसमें मिल रहा है, क्या वर्ड है, क्या लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो तुमको आराम से क्लियर हो जाएगा। वैसे जितना हम नोट्स लिखा दिए वो बहुत ज्यादा एनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो इसको मिटा दें, हो गया? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना तुम, सुजल कनेक्टिव टिश्यू अभिजीत ये है बोला। टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ ध्यान रखना कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव का मतलब क्या है? सिंपल है, कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन। हम लोग के बॉडी में बहुत ऐसा पार्ट है या टिश्यू है जो दो ऑर्गन को एक साथ कनेक्ट करता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। बहुत सारा चीज है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग का बॉडी कनेक्टिव टिश्यू का अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, चारों टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू अप्रॉक्स 30% ये कनेक्टिव टिश्यू ऑक्युपाई करता है हमारे बॉडी का। या फिर हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी वेट का 30% जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ऑक्युपाई करता है या कनेक्टिव। किसका माइक ऑफ है? सॉरी, किसका माइक ऑन है? ऑफ करो जल्दी। हेलो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो जी। हेलो। देखो, माइक ऑन करके नहीं रखो, पूछना है तो पूछो फिर ऑफ करो, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू जो है हम उसको क्या बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक तरह का कनेक्शन का काम करता है। और इस टिश्यू का काम है कि किसी भी दो ऑर्गन को या बहुत सारे पार्ट को एक साथ कनेक्ट करना, चाहे वो उसका बहुत सारा अलग अलग फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेशन 30% ये बाय वेट, अगर हम बॉडी का बाय वेट अगर बात करें उसका 30% जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तीसरा चीज ये है कि कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारा जो मैकेनिज्म है, बहुत सारा मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा सही से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, बात करें, मान लीजिए हमारा हैंड्स है जिसमें बोन एंड मसल्स दोनों है। ये बोन एंड मसल्स कैसे अटैच हो रहा है? थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। बोन टू बोन कैसे अटैच हो रहा है? थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन कैसे हो रहा है? तो थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेस हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट हो, इवन कि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू ही मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ऐसा फंक्शनिंग है, जैसे बोलते हैं डिफेंसिव में भी, जैसे मान लो किसी फॉरेन पार्टिकल्स को मारना है, कनेक्टिव टिश्यू काम करेगा उसके लिए। सेल डेब्रिस है, सेल वहाँ वेस्ट कुछ है जो उसको रिमूव करना, ये कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब एक तरह का जोड़ना या फिर सीमेंटिंग का काम है वो कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू।
अब जब कनेक्टिव टिश्यू बात करते हैं तो सिंपल एक चीज समझ में तुम लोग को आ रहा है कि टिश्यू है तो सेल होगा ही। तो सेल का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लें तो सेल में जो है वो वही साइटोप्लाज्म, सेल होता है, मैट्रिक्स होता है वगैरह, ये सब चीज उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। और तीसरा चीज जो है ये मैक्सिमम हमारे बॉडी में जैसे हर जगह, जैसे हम बताया कि 30%, तो वो ठीक है। उसके अलावा ये बॉडी का हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह बॉडी के मतलब हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसके फंक्शनिंग के हिसाब से, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसको 4-5 टाइप में बांटा गया है। हम फ्लो चार्ट पहले ही बताए हैं। तो सबसे पहले में हम लोग को जो पढ़ना है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ना है। फिर एडिपोज टिश्यू है, फिर फाइब्रस टिश्यू है, फिर स्केलेटल में हम लोग अगर आते हैं स्केलेटल टिश्यू में तो जिसमें टेंडन एंड लिगामेंट वगैरह पढ़ते हैं हम। ठीक है, सॉरी बोन एंड कार्टिलेज पढ़ते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट पढ़ते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा इसमें जो है वो डिफरेंट मतलब कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक और चीज है, हम बाय वेट तो तुमको बता दिए 30%, लेकिन एक और चीज याद रखना कि इस चारों टिश्यू में सबसे ज्यादा जिसका एबंडेंट है इन बॉडी वो है कनेक्टिव टिश्यू। अगर पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो क्या बोलोगे? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलना है? कनेक्टिव टिश्यू। इसको ध्यान रखना, सिंपल सा है, ये छोटा छोटा चीज हमेशा पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी प्रेजेंट, तो ऑप्शन में डाल देगा, ये चारों डाल देगा और लिख देगा कौन, तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और बहुत सारा चीज है इसमें, बहुत कुछ है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसका फंक्शन के हिसाब से अगर तुम बात करो तो ये बहुत सारा फंक्शन करेगा, जैसे पता है अटैचमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब इस तरह का बहुत सारा फंक्शनिंग ये करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन थोड़ा समझेंगे। ठीक है। तो वो हम समझ गए, समझेंगे क्या? समझ गए, जो बताना था वो बेसिक वो हम बताएं। अब सबसे फर्स्ट में स्टार्ट क्या करना है, तो स्टार्ट करना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या करना है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? दो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दो फ्लूइड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक फ्लूइड के बारे में है ब्लड और एक फ्लूइड के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है। चलो, हमको तुम लोग से रिप्लाई चाहिए कि इसको हम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ा दे या थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, क्योंकि अगर अभी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो फिर वो 10th में हायर क्लासेस में जो बायोलॉजी लेने वाला 11-12 में बहुत सारा है। टू द पॉइंट पढ़ा दे या फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे? सब पूरा डिस्क्राइब कर दे ना। ठीक है। देखो, हम तुम लोग को इसलिए पूछ ले क्योंकि ब्लड का जब सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो समझ लो। और जो यहाँ पे लिखाएंगे उसको टू द पॉइंट, उसका फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना। हम नोट टू द पॉइंट ही लिखवाएंगे। नोट्स में एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, जो तुम्हारा एकेडमिक एंड एनटीएससी के लिए काफी है। ठीक है। एनटीएससी का जब एग्जाम दोगे 10th में जाके तो ब्लड सेल से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम सोचे वो तुमको भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। वो ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। यही चीज 10th में भी पढ़ना है थोड़ा, अगर 10th में वैसा कोई, सॉरी 10th में भी पढ़ना है, और उसके बाद 11th में तो डायरेक्टली अगर बायो लेते हो तो 11th में ये सब चीज तुमको वहां पे मिलेगा जो डायरेक्टली हिट करता है क्वेश्चन मेडिकल से। तो जो सोचे हो कि नहीं आगे जाके हमको डॉक्टर बनना है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए हम पूछ लिए। ठीक है। वैसे ब्लड का सेल्स को अभी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या फंक्शनिंग कर रहा है, बताओ, रिप्लाई करो। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? चलो ठीक है। तो आज हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे जो है स्टार्ट करने वाले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे फर्स्ट में ब्लड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। तो सबसे फर्स्ट में इसका डिफिनेशन तुम क्या दे सकते हो? अपने से बना के बताओ क्या दे सकते हो। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू। लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं हम लोग, अभी ही पढ़े क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और ये मोटाइल हम क्यों लिखे हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा वर्ड मोबाइल भी लिख सकते हैं। इट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कोई आंसर दो। बहुत हम लोग मोबाइल चलाते हैं, बताओ मोबाइल का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? कोई बता सकता है? बताओ मोबाइल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, मोबाइल या मोटाइल?
ठीक है। अब ये मत बोलना सर जो मूव करता है, वो हमको पता है जो मूव करता है वो मोटाइल है, लेकिन इसका एग्जैक्टली हिंदी किसी को पता है? मतलब एग्जैक्टली मीनिंग पूछ रहे हैं। बताओ 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 बताओ, नहीं पता? हम बताएं? चलो ठीक है, हम बताते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में मोटाइल का मतलब होता है चलंत। चलो थोड़ा हिंदी बताते हैं, चलंत, और इसका मतलब होता है चलना। तो जो चलता है वो मोटाइल कहलाता है। समझ में आ गया? हम लोग मोबाइल चलाते हैं ना, वो भी चलता है, उसमें नेट चलता है, कॉल जाता है, कॉल आता है, एक तरह का वो मोबाइल, इसलिए उसको बोला गया। सब कुछ का नामकरण हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मतलब है तभी नामकरण हुआ है। ठीक है, इवन हर एक चीज का मतलब कुछ ना कुछ मतलब से ही नाम रखा था। ठीक है, इवन तुम्हारा भी नाम होगा तो तुम्हारा भी नाम है तो तुम्हारा भी नाम का मतलब है, इसलिए हम लोग इसको मोबाइल या मोबाइल। तो कहीं डरना नहीं कि हाँ मोबाइल आ गया तो क्या है, मोबाइल आ गया तो क्या है। इट इज अ मोबाइल या मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये मूव करता है, बॉडी में भी मूव करता है या करवाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो ब्लड जो बनता है, एकदम ध्यान समझना। ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लड का मतलब सिंपल है, फ्लूइड है, मोटाइल है। तो सबसे पहले ये जाना कि ये बनता किससे है। ठीक है, कोई भी चीज है किसी न किसी कंपोज सॉरी किसी न किसी मटेरियल से कंपोज हुआ है। तो ये कंपोज होता है दो पार्ट से, जिसका नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे देखना, तुमको डायरेक्टली कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये जो वर्ड है, ये वर्ड तुमको 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इवन 9th में भी तुम्हारा जो है बुक में मिल जाएगा। दूसरा नाम इसका होता है, मतलब इसका बहुत सारा नाम है, ब्लड कॉर्पसल्स, ये भी इसका नाम है। और तीसरा नाम है ब्लड सेल्स। तुमको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मतलब इसमें कुछ सेल्स भी प्रेजेंट है, ये वाले वर्ड में क्लियर हो रहा है। बट ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट है ये हर जगह तुमको दिखेगा फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब ब्लड सेल्स है, उसमें कोई ना कोई सेल प्रेजेंट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये भी फ्लूइड है। अगर इसको डिफाइन करना तो ये स्ट्रॉन्ग कलर का होता है, स्लाइटली या वीकली अल्कलाइन है, वीकली अल्कलाइन नेचर का होता है। अब अल्कलाइन नेचर हम लिखे हैं, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा, तो पीएच इज इक्वल टू 7.4, पीएच इज इक्वल टू 7.4। और ये स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर भी कहीं कहीं लिखा रहता है या पेल येलो कलर का लिखा रहता है, तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो ठीक है, रिप्लाई करो। स्ट्रॉ या पेल में डिफरेंसेस पता चल गया? स्ट्रॉ कलर और पेल येलो दोनों सेम है, बट ये चेंज हो सकता है, कहीं पे स्ट्रॉ कलर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पेल येलो लिखेगा। पेल येलो का मतलब एकदम हल्का जो येलो होता है। स्ट्रॉ मतलब समझ रहे हो ना? अरे पीला भूसा देखते हो ना जो गाय लोग खाती है, बिचाली जो बोलते हैं, उसी कलर का ये प्रेजेंट होता है बॉडी। ठीक है, तो हम क्या बताए, प्लाज्मा ये स्ट्रॉ कलर या पेल येलो में प्रेजेंट, और वो वीकली अल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड में प्लाज्मा का क्या परसेंटेज है, फॉर्म्ड एलिमेंट का क्या परसेंटेज है। तो प्लाज्मा इज अ 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट इज अ 45%। समझ में आ रहा है? ब्लड में ये क्या है 55% और ये 45%, ये इस तरह का ऑक्यूपेशन या फिर हम लोग बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है इस रेशियो में। ठीक है, कभी कभी ये बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर, जल्दी नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं। बट हाँ, अब जो पूछने वाला सवाल है, जो तुम्हारा ओलंपियाड एंड एनटीएससी, ये दोनों कवर अप होगा। और अभी तक जो भी तुमको सेल में भी जो जो तुमको एक्स्ट्रा बताए हैं वो तुम्हारा डायरेक्टली एनसीईआरटी सॉरी एनटीएससी में क्वेश्चन उससे पूछता है। ठीक है, इसलिए तुमको हम थोड़ा सा उसमें डिस्क्राइब किए हैं। बट अभी जो डिस्क्राइब होने वाला ये तुम्हारा डायरेक्टली अभी पहले ही बताया कि 11th तक में काम आ जाएगा, तुमको इसको याद कर लिए। ठीक है, और ये डायरेक्टली तुम देख सकते हो, इवन कि तुम 11th का एनसीईआरटी कोई होंगे दीदी भैया तो उनका निकाल के तुम देख सकते हो, और हम चैप्टर बता देंगे। ठीक है, लास्ट में बता देंगे, पूछ लेना जिसको पूछना है कि कौन सा चैप्टर है। तो सबसे फर्स्ट में हम बताया प्लाज्मा, ये स्ट्रॉ कलर अल्कलाइन सॉरी वीकली अल्कलाइन। इसका अगर अल्कलाइन है तो पीएच ऑलवेज 7 से प्लस ही जाएगा, और 7 से अगर नीचे आ गया तो ये धीरे धीरे एसिड होने लगता है। तो ये तो जानते होगे। ठीक है, तो अब प्लाज्मा जो है ये भी किसी ना किसी पार्ट से बनता है।
ठीक है, यहाँ पे भी तुमको कुछ चीज बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ 3 लिखे हैं, होता है 2 पार्ट से बनता है। कैसे होता है ये देखो। सबसे पहला वाटर इज 92%, ये प्लाज्मा में 90 से 95% जो है वो वाटर होता है। 92% अप्रॉक्स लिए हैं, डाटा चेंज हो सकता है, हम बार बार बोलते हैं डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है, ईयर भी चेंज होता है कहीं कहीं, मान लो 1938 बताया, कहीं कहीं 39 लिखा रहता है। तो जो एनसीईआरटी फॉलो करता है साइंटिस्ट ईयर डाटा, वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि वही तुम्हारा एग्जामिनेशन में कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये एक स्टैंडर्ड डाटा है कि वाटर 92% तक होता है। और ये जो सेकंड नंबर है वो हम लोग सीधा लिखते हैं सॉल्यूट। क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूट। तो वो 8% तक होता है। बट सॉल्यूट को हम भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फंक्शन है, इसलिए एक होता है प्रोटीन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इलेक्ट्रोलाइट को हम समझेंगे तो ये 1% मास होगा, और प्रोटीन जो है वो अप्रॉक्स 6 to 7% होगा। तो हम यहाँ 7% ले रहे हैं। आप देखो तुम्हारे सामने 100% यहाँ दिख रहा है। डाटा चेंज हो सकता है ये कहीं 6% हो, कहीं 7% हो सकता है ये 95, 94, 93, बट ये स्टैंडर्ड डाटा जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज रेशियो में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट ये डिफिनिट है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट में वाटर, तो दूसरा सॉल्यूट, और सॉल्यूट को फिर हम 2 डिवाइड किए, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? रिप्लाई करो बाबू लोग, बच्चे लोग रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, हाँ चलो अब हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, तुम्हारा बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है चलो। एक्सक्यूज मी देखो सर, फॉर्म्ड एलिमेंट, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट। फिर से रिपीट कर दें? अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट में हम शुरू से बता रहे हैं। सबसे पहले ब्लड, हम इसको मोटाइल एंड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू लिखे हैं। ये कंपोज होता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। कंपोज या फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं कंसिस्ट, तो इस तरह उतार लेना, तुम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ये कंसिस्ट हो रहा है एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि अल्टीमेटली वो सेल है, ब्लड सेल से यहाँ नाम लिखा हुआ है। अब प्लाज्मा को कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज अ वीकली अल्कलाइन स्ट्रॉक कलर फ्लूइड। स्ट्रॉक कलर एंड पेल येलो दोनों लिखे हैं, ये दोनों अगर मिलता है तो कोई भी गलत नहीं है, और कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बस थोड़ा सा, क्योंकि कलर बताता है, पेल येलो भी हो है, स्ट्रॉक कलर भी, ये दोनों लिखता है। और अगर वीकली अल्कलाइन है तो पीएच होगा, तो पीएच, ठीक है। अगर तुमको ये जरूर नोट जरूर करना, याद हो ना हो, बट इसको नोट जरूर करना है। ये तुमको याद करना पड़ेगा कि जो प्लाज्मा होता है वो कैसा कलर का होता है, ये पूछता है, ठीक है। अब प्लाज्मा को हम लोग 2 पार्ट में कंसिस्ट होता है, मीन 2 पार्ट से ये कंसिस्ट होता है। पहला है तुम्हारा वाटर, दूसरा है सॉल्यूट। और फिर वाटर जो है अप्रॉक्स 92% एंड सॉल्यूट्स को हम 8% रखे हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट जो होता है ये फिर 2 पार्ट से कंसिस्ट करता है। क्या करता है? 2 पार्ट से कंसिस्ट करता है, जिसको हम एक को बोलते हैं प्रोटीन और दूसरा को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली में कहीं कहीं पे वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों एक साथ लिख जाता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में वाटर एंड सॉल्यूट मिलेगा। लेकिन सॉल्यूट्स को भी 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया, क्योंकि देखो एक चीज ये जान लो कि सॉल्यूट्स तुम बोलते हो उसमें बहुत कुछ है, प्रोटीन ही नहीं है, बहुत कुछ है। इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो मिनरल्स का आयन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स है जो कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोई भी मिनरल कहीं भी लिविंग सिस्टम में विदाउट आयंस के फॉर्म में नहीं रह सकता है। हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिए, इसको तुम मिनरल्स भी समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन। ये प्रोटीन पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, या एक तरह का बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल सब्सटेंस से। किससे करता है? हार्मफुल सब्सटेंस से, ठीक है। थोड़ा टाइम का कमी है, तो हम लोग आज सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट करो, फटाक से नोट करो, लेट मत करना, नोट करो फटाक से। प्रोटीन के बारे में अभी पढ़ना है हमको, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको फ्लो चार्ट बना के रख लेना, तुमको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। फ्लो चार्ट देखोगे तुमको याद हो जाएगा। अभी प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे, 3-4 प्रोटीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको फटाक से जल्दी से नोट हो गया,
हो गया, नोट हो गया? ठीक है, सबका नोट हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, चलो मिटाते हैं। सर पीएच का सर मतलब क्या हुआ? पीएच, पीएच का मतलब कोई बताओ? प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन। पीएच देखो एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मान लिया जाए पीएच का वैल्यू या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं कहीं कहीं, पीएच का वैल्यू अगर 7 होगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में है कहीं पे भी, और अगर इससे नीचे होगा तो वो एसिडिक बन जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो वो बेसिक बन जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे अल्कलाइन बोल रहे हैं। ये है, ये केमिस्ट्री में तुमको मिलेगा, जरूर केमिस्ट्री में सर से जरूर पूछना, तो पढ़ा रहे बोलना कि सर हमको पीएच का मतलब अच्छे से समझाइए, बस प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ बोल सकते हो। दूसरा चीज क्या है, हाँ जो भी हो। और देखो जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको बताते हैं, ठीक है, एक तुम आंसर खुद देना जो पूछे हो, ध्यान देना, जो पूछे हो ध्यान देना, जरूर सबको सुनना है। देखो इसका माइक ऑन है, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो पहले। हाँ देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, तो हमको बस रिप्लाई चाहिए तुम्हारा जो भी सुन रहा है। सबसे फर्स्ट में बोलते हैं ना कि हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बोलता है गैस का प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में ये सब कुछ सुने हो कि 40, 45, 50, या फिर हमारे ग्रैंड फादर मदर बोलते हैं चाय वाय पी लेते हैं, या कुछ मीठा ज्यादा खा लेते हैं, या कुछ दूध का हम लोग खा लेते हैं तो गैस वैस बनना स्टार्ट होता है, तेल घी ज्यादा नहीं खा सकते। आखिर क्यों? क्योंकि स्टोमक का जो पीएच है वो 7 नहीं है, बहुत ऊपर है। हम 7 से जहां ऊपर जाएगा, मान लिया जाए 7, ठीक है, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो ये उधर जा रहा है तो ये एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है। तो ओल्ड एज में जब जाते हैं तो वहां पे स्टोमक का जो पीएच है 1 से 2%, 1 से 2 तक ही होता है, इसीलिए वहां पे एसिड का फॉर्मेशन बहुत हाई, मतलब ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज है, तो पीएच 7 से ऊपर होगा मतलब घटेगा तो एसिडिक, और ज्यादा हो गए 8, 9, 10, 11 तो वो बेसिक नेचर का, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 7 तक रह गया तो वो नॉर्मल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में डिटेल तुम लोग केमिस्ट्री सर से पढ़ना, और एसिड पीएच का ज्यादा सबसे ज्यादा फंक्शनिंग हम लोग को 10th में पढ़ना, तो वहां पे पढ़ेंगे। इसलिए हम ये इसलिए बताए क्योंकि हर एक बॉडी के अंदर में हर एक केमिकल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीएच है, तभी वो इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं प्रोटीन, तो टॉपिक द प्रोटीन, ठीक है। टॉपिक लिखो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन भी लिख सकते हो, प्रोटीन भी लिख सकते हो, तो प्लाज्मा प्रोटीन लिख लो, ज्यादा तुमको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इसका जो टाइप है कैसे समझना है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी प्रोटीन है तो उसके फंक्शन के हिसाब से ही उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो 3 मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है फाइब्रिनोजन, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब प्लाज्मा का ये पार्ट है, मतलब ब्लड में ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ब्लड में प्लाज्मा का ये पार्ट है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का क्या काम है, तो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। अब बता सकते हो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ठीक है, वो हमको बताओ। और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, ये कैसे हम समझाते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, मैकेनिज्म में। और फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करना, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेरिन, क्या बोलते हैं, हिपेरिन का क्या काम है वो हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट में एल्ब्यूमिन, हम बोले ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्या बोले, ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ ध्यान देना, तो ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट में ऑस्मोटिक मतलब क्या आता है, तुम लोग पढ़े ऑस्मोसिस, वहां पे पढ़े थे वाटर। तो ब्लड में वाटर का जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं ये प्रोटीन की वजह से पूरा होता है, और साथ साथ में मिनरल्स का बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मिनरल्स का बैलेंसिंग नहीं होगा तो हमारा बॉडी में बहुत ऐसा फंक्शनिंग है जो नहीं कर पाता है, जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक बैलेंस हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। दूसरा है डिफेंस सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब सिंपल हमको बचाना, हमको किसी भी हार्मफुल चीज से बचाता है, सिंपल है। कैसे काम करता है समझो। सबसे फर्स्ट में
अभी बहुत सारा हम लोग जो अभी जिस चीज से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह, क्या बोलता है तुम लोग अगर न्यूज सुनो तो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी क्यों बढ़ाना है भाई? इम्यूनिटी इसलिए बढ़ाना है क्योंकि इम्यून सिस्टम हम लोग के बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो एक तरह का डिफेंस सिस्टम करता है। कैसे डिफेंस करता है? कैसे? क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और वो प्रोटीन कौन है? वो ग्लोबुलिन है। तो हमारे बॉडी में अगर एंटीबॉडी बनाना है तो उसको प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन ग्लोबुलिन से बनता है। आई मीन वो एंटीबॉडी जो है जिस प्रोटीन से बनता है वो प्रोटीन कौन है? ग्लोबुलिन है। इसलिए बोलते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? सपोज दैट मान लिया जाए कि तुम लोग जाते हो खेलने वेलने के लिए, ठीक है, या कुछ भी, अगर कहीं चोट वगैरह लग जाता है किसी को भी या किसी भी पर्सन को, बच्चा हो बूढ़ा को भी, तो क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं उसको ब्लड को हम लोग दबा के रखते हैं, रोक के रखते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट बाद, 3 से 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद देखते कि वहां पे ब्लड का निकलना बंद। तो वो जो निकलना बंद होता है किसके कारण? तो वो जो निकलने के लिए जो आई मीन जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो हो जाता है इंजर्ड टिश्यू होने के बाद, इंजर्ड हमला ऑर्गन होने के बाद, तो उस वहां पे जो रोकता है ब्लड, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो चीज है। और एक लास्ट है हिपैरिन। चलो सबसे फर्स्ट में अभी हम पढ़े कि हम लोग के ब्लड, हाँ बोलो सर, वहाँ जो ग्लोबुलिन है उसके बगल में क्या लिखा हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म। थैंक यू सर। डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ। चलो फाइब्रिनोजेन में क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझ गए। अब अभी हम जस्ट बताए कि हमारे ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन है जो क्लॉटिंग कर सकता है। क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का जमना, थक्का जमना, आई मीन वहाँ सॉलिडिफाइड हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, वो लिक्विड सॉलिड हो जाएगा। तो जहाँ पे कटता है उस एरिया पे सॉलिड बन जाता है, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, उसको कवर अप कर देता है। तो एक दिमाग में ये चीज आता है ना कि हाँ, अगर सॉलिडिफिकेशन होता है या सॉलिड क्लॉट, एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को सॉलिड कर सकता है। अगर सोचो सॉलिड हो जाएगा तो हम लोग के बॉडी में क्या होगा? बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब सिंपल है, हम लोग कोई भी पर्सन में अगर ऐसा होता है वो सीधा सीधी वो डाई हो जाएगा। तो ये फैक्टर है, बट ये मैकेनिज्म इनसाइड बॉडी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन इस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है इनसाइड बॉडी। अगर वो बाहर के एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ये मैकेनिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हिपैरिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनसाइड बॉडी या और ब्लड वेसल्स। तुम दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस प्रोटीन होने के कारण इसका फंक्शन इनसाइड बॉडी नहीं होता है, जो भी होता है एयर के एक्सपोजर में आने के बाद ये मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी रिप्लाई करो। समझ में आ गया? यस सर। इसको नोट करो। हाँ, इसको नोट करो, ठीक है। बाकी बाद हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, सेल्स है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, स्टार्ट करेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन से। पहले इसका नोट लिखेंगे, फिर हम इसको आगे समझाएंगे, ठीक है। तब तक इसको तुम लोग पढ़ के आना यहाँ तक, ठीक है। इसको नोट करो, फटाक से नोट करो। कर लिया? बड़ा जल्दी कर लेता है, मतलब समझता नहीं है। बताओ, समझ गया ना? चलो ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे बुक्स में तुम्हारे टॉपिक का इम्पोर्टेंट आई मीन वो चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसी से क्वेश्चन वगैरह भी तुम लोग में सबसे ज्यादा पूछा गया है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।